वैदिक काल और उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक और वैदिक। तो वैदिक काल में जो स्टार्टिंग थी तो ऋग्वेद जैसे सबसे पहला वेद, तो ऋग्वेद को 10 मंडल और 1028 सूक्त में बांटा गया। तो देखिए जैसे वेद में पहले हम इसको लेके चलेंगे ऋग्वैदिक काल में, तो इसमें 4 वेद हैं। 4 वेदों के नाम को एक क्रम से बताएगा आपका से। पहले कौन सा वेद है? तो ये तो मैंने बता ही दिया, ऋग्वेद है। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेरी गुड, तो यही इसका क्रम है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो इसमें देखिए पहले जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को जो है इसमें लिख लीजिए मंडल जो है क्या होगा, मंडल लिखिए इसमें 10 और सूक्त लिखे 1028 1028। ये इसमें याद रखना है। अब इसके बाद आता है कि जैसे किन किन चीज़ों का इसमें जो है वर्णन किया गया है, कितनी बार किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसका भी पूछ लिया जाता है कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा ऋग्वैदिक काल में जैसे गंगा और यमुना, तो गंगा का एक बार है, यमुना का एक बार है, तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए थोड़ा सही तरीके से। तो इसमें लिखें आप गंगा का एक बार, जैसे जो वर्णन है ऋग्वेद में शब्दों का, तो कौन कौन सी शब्द हैं जिनका कितनी बार वर्णन किया गया, तो उसमें लिख दीजिए ऋग्वेद में। जैसे गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार। यमुना, गंगा यमुना 2 नदियाँ हैं हमारी, पवित्र नदी हैं, तो दोनों में से गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए पृथ्वी का एक बार, पृथ्वी एक बार, राजा एक बार, राजा शब्द का भी एक बार हुआ है, शूद्र शब्द का एक बार रहा है। शूद्र, शूद्र जो शब्द है, क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था थी 4 में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद शूद्र का एक बार है, मित्र का एक बार। मित्र जो है वो भी सिंगल वन टाइम है। ये देखिए मैंने वन टाइम वाले एक साथ इसीलिए कहा है आपको इजी हो जाए, क्योंकि पृथ्वी वन टाइम हो गई, राजा वन टाइम हो गया, शूद्र वन टाइम हो गया, मित्र वन टाइम हो गया और गंगा वन टाइम, तो ये सब वन टाइम पे एक जगह हो गए। इसके बाद यमुना जैसे 3 टाइम्स है, लिख लिया आपने। अब इसके बाद लिखिए सभा, असेंबली। सभा जो है वो 8 टाइम है। सभा का वर्णन कितनी बार है? 8 बार। सभा 8 टाइम्स जो है 8 टाइम्स, 8 बार, क्योंकि 8 बार है। जबकि समिति लिखिए, कमेटी को समिति बोलते हैं, असेंबली सभा बोलते हैं। यहाँ असेंबली और कमेटी, कमेटी जो है वो 9 बार, ठीक है, इसको 9 टाइम्स लिख लीजिए। सभा और समिति दोनों ही किसकी पुत्री थी? ये प्रजापति की पुत्री है, ये भी लिख लीजिए। प्रजापति की 2 पुत्रियां। अब देखिए इसको भी समझना है, जैसे पुत्रियां से मतलब ये नहीं है कि ये पुत्रियां थी, ये राजा, प्रजापति कौन होता था? राजा। अब राजा जैसे आज क्या है, आप पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 2 है, लोअर हाउस, अपर हाउस, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो ऐसे ही सभा और समिति सत्ता को चलाती थी। सत्ता का संचालन किनके द्वारा होता था? और ये राजा की 2 पुत्रियों की तरह काम करती थी। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि इसकी पुत्रियां थी, ये चीज़ों को समझना होगा। इसीलिए यहाँ एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको कि इसी के द्वारा समाज का संचालन होता था, व्यवस्था का संचालन होता था, तो सभा और समिति। लेकिन स्त्रियाँ जैसे वैदिक काल में तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, ये जितनी विदुषी महिलाएँ थी, तो महिलाओं का हमारे यहाँ पे हमेशा सम्मान रहा। और आज भी जितने मंत्रालय हैं सब महिलाओं के मंत्रालय, उनकी सीट्स कौन है? महिला। जैसे लक्ष्मी जी आपका वित्त मंत्रालय,
नहीं, दुर्गा जी रक्षा मंत्रालय है कि नहीं, बताइए। तो ये सब जो है व्यवस्था है वो भी आपका, जैसे मैंने बताया कि टोटल जो शंकर जी हैं और पार्वती जैसे सबको चला रहे हैं, तो व्यवस्था पूरी है। तो जितने भी आपकी चीज़ें हैं उन सब में जो सरोकार है वो किनका है, महिला। तो महिला हमारे लिए हमेशा सम्मानित है, और एक महिला पूरे समाज को बिगाड़ सकती है और एक ही महिला पूरे समाज को सही कर सकती है, क्योंकि महिला का समाज में और देश की सशक्तिकरण में सबसे बड़ा रोल। वो कैसे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बैठे हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझनी जरूरी है। एक महिला, जैसे आपने अगर अच्छी पढ़ाई की और अच्छी समझ डेवलप की, आप नॉलेजेबल हो, तो एक तो आप सबसे पहले अपने को अच्छा करें, दूसरी फिर अपने घर को अच्छा करें, तीसरी समाज को अच्छा करें, चौथा देश को अच्छा करें, और आने वाली पीढ़ी को अच्छा एक संदेश दें, अपने बच्चों को भी अच्छा करें। और एक लड़की 3 जगह तो वैसे ही जुड़ी होती है, क्योंकि जहाँ जन्म हुआ वहाँ पे जुड़ी माता पिता से, फिर शादी होके जाती है तो वहाँ पे दूसरा परिवार हो गया, तीसरा उसका अपने बच्चों का हो गया, तो 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती एक स्त्री लड़की के पढ़ने। इसीलिए लड़की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कहता हूँ बेटी को सक्षम भी बनाओ। ये इसमें कंप्लीट तब माना, क्योंकि सक्षम होना है कि नहीं। पढ़ाओ और बचाओ से काम नहीं चलेगा, उसको सक्षम बनाओ, जब ही देश सक्षम होगा, स्ट्रांग होगा। हमारा नेशन जो अच्छा होगा वो तभी होगा जब यहाँ के हर लड़की इतनी सक्षम हो कि हम उसे कहीं भी जाने को मना ना। और उस दिन देखिए कि यहाँ पे शिवाजी, विवेकानंद सब पैदा होने लगे। तो वो पैदा कब होंगे, क्योंकि शिवाजी को शिवाजी की माँ का शक। और मैं भी बता दूं कि मेरे पे भी जो जितना भी है हमारा, वो हमारे घर से ही है, क्योंकि मैं भी आज बता रहा हूँ कि जो भी मेरे में चीज़ें अच्छी हैं वो सिर्फ अपने घर की है, क्योंकि अपने मदर और फादर की। क्योंकि हमने कभी किसी का बात ही नहीं सुना इनके सिवा कि ये अच्छा था, वहाँ पे उसने इतना बढ़िया किया, वो IAS बना, वो कमिश्नर बना, वो फलाना जज हो गया। तो वही सारा कि हमारे रेजिस्ट्रेशन में ये बंदा ये हो गया, उसने इतनी लेबर किया था, हमने कभी यही नहीं सुना कि ये गलत भी होता है। तो वो सब दिमाग में बैठ गया, और इसीलिए मैंने IAS को चूज़ किया बाद में, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट बनना था, क्योंकि साइंटिस्ट तो नहीं बन पाया, फिर मैंने सोचा कि IAS करना है। लेकिन सबसे बड़ी कमी होती है गाइडेंस। तो गाइडेंस वो कहाँ से शुरू होती है, घर से, माँ बाप से होती है, फिर गुरु के संपर्क में आके होती है, फिर समाज में भी होती है। तो आप कैसा समाज देना चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं, ये आपको तय करना है, किसी और को। आप अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छे लोग रहेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसे तो आप देख लेंगे, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही सरकार बोलना लगती है। इसी बात का क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी सरकार। आप हित की बात करते हैं तो सरकार आपसे करेगी, जब आप पहले करते ही नहीं थे तो कौन करेगा। तो इसीलिए अच्छा बोलना सीखिए, अच्छा चीज़ों को फैलाना सीखिए, फिर देखिए क्या बदलाव आता है। क्योंकि क्यों तो दहेज लिया जाए, क्यों दहेज लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी जो विवाह संस्कार होते थे, मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे जो 8 तरह के विवाह थे, जिसमें 4 तो आज भी हैं, और 4 में से, वो 8 में से एक ही विवाह था जो सही विवाह माना जाता था, प्रजापत्य विवाह। बाकी जो विवाह थे, जैसे गंधर्व विवाह पहले भी था, तो उसको बढ़िया नहीं माना था, क्योंकि समाज में सबसे अच्छा प्रजापति, उसमें क्या है, कोई बिना लेन देन के शादी। तो अगर ये बताइए कि दहेज रहित शादी की जाएगी तो वो पवित्र बंधन बनेगा, क्योंकि कोई भी आदमी, व्यक्ति अगर आपसे लालच रखता है तो क्या वो कभी सही काम करता है, नहीं करता। जो आदमी आपसे लालच नहीं रखता है वो क्या करेगा, बताइए, वही सही काम करता है। तो पहले तो ये है कि लालच खत्म होना चाहिए। मैंने बताया ना कि आप जिए दूसरों के लिए, खुद के लिए। जिस दिन से आपने ये सोच लिया कि मुझे तो दूसरों को ही अच्छा है, उस दिन देखिए आपका कैसा अच्छा है। क्योंकि आप देख लीजिए कि संत क्या करते हैं, वो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, और उनके पीछे कितने लोग बढ़ते हैं। वो तो कभी अपना नहीं सोचते, वो कभी नहीं सोचते कि मेरी फैक्ट्री चले मेरा ही हो, वो तो आपका अच्छा करना सोचते हैं। तो आपका अच्छा करने से आप उनके पीछे बिना अट्रैक्शन के अट्रैक्शन हो जाए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये छोटी जरूर है बातें, और छोटी जरूर, लेकिन ये आपको बहुत मजबूत करनी है। आपको भी करेंगी, देश को भी करेंगी, समाज को भी करेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी करेंगे।
तो इसीलिए इनका यहाँ पे पूरा समावेश किया गया है, लेकिन हमने इनको पढ़ा नहीं, इसीलिए हमको दिक्कत हुई। तो दो प्रजापति की दो पुत्रियां थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। तो सभा और समिति, सभा में कितने टाइम्स 8 बार हुआ, समिति को 9 बार हुआ। तो इनका वर्णन ये कितनी, अब लिखिए जैसे जन शब्द है, जन शब्द का उल्लेख कितनी बार है, जन शब्द को लिखिए, जन है, विदित है, जन, विदित, अग्नि, तो अग्नि का भी आपको याद रखना है, जन, विदित। तो इसमें लिखिए जन का 170 बार, सॉरी 200, जन शब्द का लिखिए 275, 275, ये 122, और अग्नि और इंद्र, इंद्र भी है इसमें, इंद्र का 250 बार किया गया, 250, तो इंद्र भी लिख दीजिए। तो इसमें अग्नि का लिखिए 200 बार और इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 टाइम, ठीक है, ये यहाँ पे, और इंद्र का 250 बार वर्णन, 250 बार। तो इंद्र का ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका वर्णन कितनी बार ऋग्वेद में किया गया, या मैथ आपका फॉलोइंग में भी आ सकता है, याद रखिए। तो वो आप इजीली बता सकते हैं अगर आपको पता है, राइट। इसके बाद राष्ट्र को लिखिए, राष्ट्र का 10 बार हुआ है, और ब्राह्मण का लिखिए 15 बार, ब्राह्मण का 15 बार हुआ है, राष्ट्र का 10 बार हुआ है, और विश्व लिखिए, विश्व शब्द, ये विश्व लिखिए, विश्व शब्द को कितनी बार हुआ है, इसको लिखिए, ये 170 बार हुआ, 170 टाइम्स। तो ये शब्दावली है ऋग्वेद में कि कितना टाइम किसका वर्णन हुआ है, तो ये आपको ध्यान है, राइट। अब वेद आपको पता ही है, 4 वेद हैं उनके, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। एक चीज बताइए, अस्तो मा सद गमे, ये वर्ड आपने ये शब्द पढ़ा होगा, अस्तो मा सद गमे, तो अस्तो मा सदगम है, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, लेकिन इसका मीन्स क्या है, ये पूरा तो कंप्लीट 4 वर्डों में, 4 लाइनों में, क्योंकि तमसो मा ज्योतिगर्भ है, और ये इसके बाद में 2 लाइन भी है। तो ये ओम से शुरू होता है, ये किससे शुरू होता है, ओम, लेकिन ओम इसमें नहीं लिया गया है, आपको इतना ही लिया है, अस्तो मा सद। अब इसका मीन्स क्या है, अस्तो मा, अस्तो मीन्स क्या है, बताओ, तुम्हें बताओ, जो आ रहा है बताइए, बोलिए, जो बोल रहे स्पष्ट बोलिए, बोलिए, देखिए गलत बोले सही, उससे कोई फर्क नहीं। देवी पे लिखा रहता है, अस्तो माँ शब्द में जो सरस्वती की मूर्ति होती है तुम्हारा लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब है कि ज्ञान रूप, यानी असत्य से सत्य की ओर कौन ले जाएगा, ज्ञान, नॉलेज। आपको नॉलेज होगी तो आप ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को खत्म कर देंगे। तो दूसरा जो है तमसो माँ ज्योति करना, तो उसमें यही है कि आप उस अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाए। तो आपको नॉलेज का कितना वैल्यू है आप देखिए, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके लिए कोई कॉलेज संस्था नहीं बना है, और वो नॉलेज का वैल्यू ज़्यादा है स्टडी का वैल्यू। स्टडी का वैल्यू तो सिर्फ ये है कि आपने ये किया है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, ये किया है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी आप नॉलेज के लिए तो कोई ऐसा रूम ही नहीं बना कि इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, तो हर किसी में
और वो नहीं भी करता है, वो जितने रूम वाले हैं वो सब उसमें एंट्री करें। जैसे कि विवेकानंद को सभी मानते हैं, चाहे IAS हो, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके आदर्शों को क्यों आपने सुझोया, क्योंकि उनके जो आइडल्स थे वो हमारे आइडल क्यों बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि हमको जीवन में जिस चीज़ से आपको बेनिफिट होता है वो आपका आइडल होना चाहिए। आइडल किसको मानेंगे आप? ईश्वर किसको मानेंगे? क्योंकि ये सब व्यवस्था ईश्वर ने की, आपने थोड़ी की। आप बताइए, ऑक्सीजन सरकार पैदा कर देगी? कोरोना में तो दिक्कत हो गया, तो बताइए ऑल ओवर टाइम में कैसे हो जाएगा? तो ये कौन कर रहा है? कोई शक्ति है जो आपको गिफ्ट में दे रहा है, वो भी फ्री। आप इसीलिए उसकी वैल्यू समझें कि हर चीज़ आपको, पानी से लेके पृथ्वी सब, किसी का कोई टैक्स लेता है? बताइए, आपका हमारा क्या है? हम हर चीज़ में लालच देखते, वो तो नहीं देखते। आपको इतने खाने पीने की चीज़ें उसने गिफ्ट में दी हैं, तो आप उसको याद करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए हम ईश्वर को याद करना चाहिए, सब कुछ उसको ही छोड़ देना चाहिए। तेरा ही है, हमारा कुछ। तो जब ही तो बोला गया है कि तेरा तुझको अर्पण, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। बताइए, मिट्टी आपकी नहीं। आपको हमने देखा कि जब मेडिसिन नहीं होती थी, आज अगर आज़ादी से पहले जाए या आज़ादी के बाद भी देखें, 80 तक की बात करूँ मैं, तो लोग मिट्टी से ट्रीटमेंट करते थे। दवाएं होती नहीं थी, कट गया नहीं, मिट्टी लगा देती, सही हो गई। आज भी होता है गांव देहात में, जो जंगल की मिट्टी होती है वो औषधि होती है, क्योंकि मिट्टी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। आप मिट्टी में कोई भी चीज़ ट्रांसफर कर सकते और वो उसको खत्म कर देगी, बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। करती है कि नहीं? हर चीज़ को मिट्टी में दबाया जाता है, और मिट्टी उसको सबको, जैसे कूड़ा कचरा मिट्टी में दबा दीजिए, सब डिस्ट्रॉय करके खत्म, और एक दिन वो आपको कोई हार्मफुल नहीं होता। रेत है सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो सही बात है कि आप मिट्टी के बने हुए हैं। आपके अंदर है क्या? कुछ नहीं। आपके अंदर जो वायु है, जिसे प्राण कहते हैं आप, ये वायु चल रही है तब तक सही है, बाकी तो ये सब मिट्टी है कि नहीं? क्योंकि यह तन कांचा कुम्भ है, लिए चुरे के साथ, धक्का लगा टूट गया, कुछ नहीं आया। कुछ आता था? सब नहीं छोड़। तो ये सब बात को ऋग्वेद में, तो अब अगर वेदों को आपने पढ़ा तो आप नई नई डिस्कवरी करेंगे, आप ही सबसे बड़ा सत्संग करेंगे, आप ही सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। आपको ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईश्वर का मैंने बताया ना कि निवास क्या है। ईश्वर उस हर चीज़ में है जो चीज़ आपके लिए फायदेमंद है। अब जैसे ऑक्सीजन फायदेमंद है, हवा फायदेमंद है, पेड़ पौधे आपको सब लाभकारी है कि जल आपको लाभकारी, तो सबकी पूजा होती नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म कहता है कि जिससे जो भी माता पिता हमको देते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, गुरु हमको देता है तो गुरु को पूजन नहीं बनाते। ये क्यों बनाया? ये ऐसी थोड़ी कि सर्टिफिकेट दी, ये मैंने बताने कि आप उसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जो आपको गिफ्ट में दे रहा है चीज़ें, तो उसको आप बताइए क्या दर्जा देंगे? आप तो उससे अवहेलना करेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो याद रखिए, कोई ये भी कहता है कि हम इन सबको पूजा करते हैं तो हम इसीलिए इसको पूजन नहीं मानते हैं, अन्न को पूजा जाए, तो क्या अन्न के क्यों नहीं है? अन्न नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेंगे, हवा नहीं मिलेगी, वायु की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, अग्नि नहीं होगी तो खाना। देखिए, एक अग्नि तो उसने ये जलाई, एक अंदर भी जो खाने को डाइजेस्ट करती है। तो अब ये सबकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसका रीजन ये है, तुम्हें कहीं पढ़ने की जरूरत है। आप ये बताइए कि सत्य बात है कि असत्य? अब इसको कैसे झुठला सकते? नहीं झुठला सकते। इसीलिए जो वेद हैं वो साइंटिफिक हैं, वेद है तथ्यात्मक है। वेद ऐसे नहीं है, वेद यानी ज्ञान जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकली होना चाहिए, दूसरा साइंटिफिक होना चाहिए। बाकी और जैसे लोग नहीं बनाते हैं, खोजते हैं, उन चीज़ों को हमें नहीं मानना, लेकिन हमें उस चीज़ को, हर चीज़ को मानना है जो चीज़ आपके लिए बेनिफिट है, उसे तो मानेंगे नहीं। भाई खाना क्यों खाते हैं? हमको फायदा होता है तो खाते हैं, ऊर्जा मिलती है। खाना नहीं होता तो वीकनेस होती है, पानी नहीं पिए तो दिक्कत होती है। तो ये सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये बातों को आपको फैलाना भी है
और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम एक देश के सच्चे नागरिक जभी बनेंगे, क्योंकि आपको एक गुड सिटीजनशिप होनी चाहिए, आपको एक अच्छे नागरिक होना चाहिए। आप कैसा नागरिक बनेंगे? अच्छा नागरिक, क्योंकि सबसे पहले हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अच्छा नागरिक बनना है। अब उसके लिए हमें क्या करना है ये सोचना है। तो उसके लिए हमें ज्ञान का एक वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष होता है ना, ऐसे ज्ञान भी बढ़ता है। ज्ञान एक साथ नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि मेरे को भी एक साथ, ये एक पौधा जैसे आप लगाते हैं, तो जब पौधा छोटा होता है तो आप डेली पानी लगाते हैं और डेली ये देखते हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, और जैसे कोई इतना बड़ा होता है तब तक देखते हैं, और जैसे इससे थोड़ा निकलता है तो आप छोड़ देते हैं। फिर क्या है कि वो फिर आप भूल भी जाते हैं, होता है कि नहीं? ऐसे ही आपको ज्ञान वहाँ तक देना है जब तक आप चीज़ों को समझना है, और जैसे ही समझने लगे फिर आपको छोड़ दें। आप जानकारों से सीखें, क्योंकि ऋग वैदिक काल में ये सोचे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि वेद कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए बढ़िया चीज़ें हैं जो समझने की, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। सर, ये जो आपके शब्द लिखे हैं वेश और वेद, इनका अर्थ क्या है? क्या आपने जो शब्द लिखे हैं यहाँ पर नहीं, देखिए जैसे ये विदेश एक संस्था होती थी, जल जो है ये प्रतिनिधि को कहा जाता था, तो ये है, तो ये सारा अग्नि इंद्र देवता है, जल के बारिश, तो ये सारा जो है तो ऐसी विश्व था। तो विश्व शब्द जो है जैसे विषय से क्या बना, जिला, तो विश्व जैसे कोई क्षेत्र है या कुछ है, उसी में तो शासन करें। आप ये थोड़ी भी समझ करते हैं, एक निश्चितता होती है। तो ये शब्दावली जो ली है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ली है, ठीक है। तो विदित का मतलब था कि ये भी एक संस्था थी जिसमें देखिए सभा में तो मैंने बताया जैसे सभा होती थी, समिति होती थी, तो अब स्त्रियों का क्योंकि अपाला घोषा लोकमुद्रा ये सारी विदेशी महिलाएं थी, ये पार्टिसिपेट भी करती थी। तो ये सारा क्योंकि उस समय की महिला जब इतनी ज्ञानी थी, तो हमारा जो ज्ञान डाइवर्ट हुआ है वो एक्चुअल में क्या है कि मिडिल पीरियड का, क्योंकि उससे पहले हमारा उच्च कोटि का ज्ञान था, फिर वो डैशवर्ड हुआ। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मुगल हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ी है किसी? नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ेंगे। मुगल हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो कोई विश्वविद्यालय और कॉलेज का नाम ढूंढ के बता दीजिए, पूरी मिडेवल जिन लोगों ने शासन किया है, कोई एक ऐसा शासक बता दीजिए जिसने यूनिवर्सिटी खोली, यूनिवर्सिटी या क्या कॉलेज, कोई शिक्षा संस्थान ऐसा हो है क्या? कौन सा स्कूल बताइए? नहीं, कोई स्कूल का नाम बताइए, जैसे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मदरसे अच्छी। मेरा मतलब है कि जिसमें हर कोई पढ़े, है कि नहीं? क्योंकि संस्थान जो होता है वो मदरसे तो only एक समूह के लिए, बाकी आदमी हम इसी के लिए हैं, आप नहीं पढ़ सकते उसमें। तो ये सारी चीज़ है, लेकिन स्कूल कॉलेज में कोई भी पढ़, यूनिवर्सिटी में कोई भी पढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो सब पढ़। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कोई संस्था, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी है, तो आप मुझे बताइए कि वहाँ से डैमेज हो हमारी शिक्षा का, फिर वो डैमेज होते फिर उभर के ही नहीं आए, और आज तक फिर वो बाकी देश की आज़ादी के बाद लोगों ने कैसी व्यवस्था बनाई उससे हो। तो ये सब आपको समझना है। तो वेद को पढ़ना जरूरी है। अब समझ गए कि वेद क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि असली जो साइंटिफिक रीजन के थ्रू जो ज्ञान दे रहे हैं वो वेद है, और दुनिया ने वेद को पढ़ा है, वो अपने ट्रांसलेट करके लेते हैं, और आज उन्हीं में से नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं और नाम नया रख देते हैं और देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा जो आर्य ग्रंथ था, अब देखिए इस वर्ड को भी थोड़ा सा, आर्य थे ना, आर्यव्रत, आर्यव्रत जो था ये किस क्षेत्र को कहते हैं? ये आर्यव्रत जो है वो किसको बोलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आर्यव्रत का जो क्षेत्र था, जैसे आपने ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब इंडिया का जो इधर वाला वेस्टर्न वाला हिस्सा है,
ये सिंधु नदी का जो आसपास का इलाका जितना भी है ये सब आर्यावर्त था। लेकिन आर्यावर्त अगर इधर देखें तो ये कहाँ तक फैला हुआ था, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और ये आपका यूपी में भी था। लेकिन बंगाल तक था, बंगाल और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी के उत्तर हिस्से तक। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से, है ना, और गुजरात में होकर जाती है। तो एमपी यानी जो विंध्याचल रेंज है और सतपुड़ा रेंज के बीच में, तो सतपुड़ा के ऊपर का जितना विंध्याचल से देखिए जितना भी ऊपर का हिस्सा है वो वहाँ तक था। तो आर्यावर्त मतलब एक तरीके से पूरा इंडिया था साउथ को छोड़। तो आर्यावर्त में हम लोग कहते हैं कि आर्य थे, अनार कहाँ से आ गए, आर्य और अनार दो चीज थे ना, नहीं तो हुआ। इस पर मैं थोड़ा सा आपको बात कर रहा हूँ। जैसे आर्य थे और फिर अनार रहे। आर्य थे पहले से। अब जैसे आप सब कौन है, हिंदुस्तानी है कि नहीं, आज आप कौन है, हिंदुस्तानी। क्योंकि जब विदेश में जाते हैं तो आपको क्या माना जाता है, आपसे कोई कुछ पूछता है, सिर्फ ये पूछता है कि आप इंडियन है या हिंदुस्तानी, तो आप कहते हैं हिंदुस्तानी। आपसे ये नहीं पूछता कि आप कौन है। जैसे आपसे मतलब आपका चेहरा जो पहचानेगा वो हिंदुस्तानी से देखिए, हिंदुस्तान का है कि नहीं। ऐसे ही पहले देश आर्यावर्त देश था, उसमें सभी लोग रहने वाले आर्य। अब हुआ क्या, अनार्य कहाँ से आए। जैसे आप जानवरों को देखिए, विविध ये सारी चीज़ें, जैसे जानवर हैं, आपका जितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, आप देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप के, एक टाइप की कोई वनस्पति नहीं, एक टाइप का कोई जानवर है कि नहीं। वो अपनी एक व्यवस्था बनाए, सबको हम मिला के जानवर बोल देते हैं। लेकिन है कितने तरह की, डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी को बना के रखते हैं। ऐसे ही हम लोगों का था कि जो व्यवस्था दी गई थी वो व्यवस्था में ही हमको रह के अच्छा काम करना बात है। तो जो व्यवस्था आपको दी गई है आप उसी व्यवस्था में रह के अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र में है, चाहे यूपी में है, चाहे बिहार में, नहीं है, आप हर जगह से अच्छा कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचें कि नहीं मैं यूपी में आके अच्छा करूँगा, या यूपी वाला सोचे कि मैं दिल्ली में जाके अच्छा करूँ, ऐसे तो कुछ है नहीं। ये सिर्फ क्या है कि ये व्यवस्था के तहत आपको यहाँ पैदा किया तो आप यहाँ हो गए, यहाँ ही आपको अच्छा करना है। लेकिन ये किसी ने नहीं रोका कि आप यहाँ अच्छा नहीं करेंगे। ये बताइए, किसी ने रोका है, यहाँ आप अच्छा नहीं पढ़ सकते, अच्छा नहीं कर सकते, आपको किसी ने कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात क्या है कि हम उस चीज़ को सिमिलरिटी में, जैसे मैंने बताया ना कि समानता की बात बहुत, अब आदमी ये नहीं समझता कि समानता कहाँ होना चाहिए, पता ये समय सिमिलरिटी कहाँ होनी चाहिए। और ये आपको पता है कि समानता कभी हो सकती है, बताइए। मैं देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको बहुत फसाद होता है, ये बहुत गलत चीज़, क्योंकि लोग समझ नहीं। क्योंकि देखिए समानता जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपकी समानता का अधिकार है, ठीक है। वहाँ पे आर्टिकल जैसे 17 है, तो ये सब अलग है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आर्य अनार्य कैसे पैदा हुआ। तो जो आर्य थे सभी आर्य थे। अब वर्ण संकर हमारे इसमें बोला जाता है, जैसे हमारे क्या है कि विवाह अपनी कम्युनिटी में होगा, लेकिन नहीं कम्युनिटी से हटके नहीं करेंगे, तो लोग कुछ इसको गलत मानते हैं। लेकिन मैं आज इसको बताऊँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने फसल देखी, पहले देसी फसलें होती, आप गाँव से होंगे, देसी फसल होती थी, सब चीज़ देसी, कोई नुकसान नहीं करती है नहीं। कितना ही ज़्यादा भी खा लिए तो कोई परेशानी नहीं। आज अगर ज़्यादा खा लिए तो परेशानी होता है कि नहीं, और उसमें टेस्ट नहीं है, उसमें टेस्ट होता है, ये भी है। अब ये हुआ कैसे, ये जो है बताइए क्या करें। तो देखिए ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैं आपको फसल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब फसलें बदल गई, क्योंकि यहाँ पे भी फसल पैदा होती थी, क्योंकि ये जो गेहूँ जौ ये सब हमने नहीं करा, ये जितनी भी तरह की घास फल फूल बताइए आपने लगाए, सेब आम ये सब हमने थोड़ी करा, ये सब ईश्वर ने नेचुरल यहाँ पे सब चीज़ें दी। अब उनमें से ही जैसे जैसे टेस्ट लेता गया इंसान, वैसे वैसे उसका नाम रखता गया और उसको वैसे ही यूज़ करता गया। क्योंकि यूज़ भी हमने ऐसे ही किया कि ये जो घास है, जैसे आप पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, ये सब घास है। अब ये घास क्या है, तो उसे टेस्टी लग गई तो उसने इसको नाम दे दिया और वो सब्जी में यूज हो रही कोई घास ही है एक तरीके से। क्योंकि आप जो वर्षम होता है पशु खाता है और आप मेथी को देखें एक जैसी सेब है, लेकिन टेस्ट अलग है कि नहीं। तो ये सारा सब कुछ कैसे हुआ, अब ये चेंजिंग कैसे हुई, ऐसे ही यहाँ पे आर थे सभी, उनकी एक व्यवस्था थी।
अब उन व्यवस्था को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया कि जैसे मान लो ब्लड है हमारा, एक जैसा ब्लड है, अब ब्लड में ये ईश्वर की देन है कि ब्लड एक सर्टिफिकेट है, सभी का अलग क्यों रखा? क्योंकि सभी के लिए देखिए सब शरीर एक जैसा है, देखिए बनावट अलग, सबकी बनावट अलग, कोई भी एक जैसा नहीं। दूसरी है ब्लड, उसमें सबका अलग अलग है, एक जैसा नहीं। इसी तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि व्यवस्था अगर एक जैसी ईश्वर ने करी होती तो हम भी सोचते, जब उसने हर चीज़ को डिफरेंट विजन में दिया है तो हम ऐसा कैसे कर सकते? अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति से छेड़छाड़, नेचर से जब छेड़छाड़ होती है तो क्या होता है? आपदा आती है। तो इसी तरीके से यहाँ जो आ रहे थे, इन्हीं में कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरी कम्युनिटी से कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ आप सोचें कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे नहीं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो उसी दिन से थी जिस दिन से हमने सृष्टि शुरू किया और ये वेद आ गए। जैसी नॉलेज बढ़ी तो वो अपनी कम्युनिटी अलग अलग बनाने लगा, रहने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कोई हर चीज़ का देखिए वैल्यूशन है, आम का टेस्ट अलग है, अमरूद का है कि नहीं। दूसरा ये है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ इस तरीके से खाने में समझ लीजिए, वैसे समझ लीजिए, जैसे किसी संस्था को कोई व्यक्ति चला रहा है, जैसे एक IAS है, तो IAS में जैसे DM है, DM सबके ऊपर है, जिले में, कमिश्नरी में तो कमिश्नर होता है, तो वहाँ पे जैसे DM को देखें तो DM के अंडर में सारे लोग होते हैं। अब वो सिमिलरिटी नहीं आ सकती जो DM में, क्योंकि DM को एक दायित्व सौंपा गया है कि आपको पूरे जिले का दायित्व दिया गया, आप हर डिपार्टमेंट में जाके काम कर मतलब देख सकते हैं, लेकिन बाकी ये SDM को तो नहीं दिया गया। SDM को ओनली तहसील का दिया गया, उसे नीचे का आप देखेंगे। तो ये सारे सबकी व्यवस्था ही तो बनाएंगे। अब वो सोचेंगे नहीं भाई हम भी सिमिलरिटी में रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। रहेंगे सब उसी व्यवस्था में, लेकिन सबके पद अलग होंगे, काम अलग होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि SDM साहब अच्छा काम नहीं कर सकते, SDM साहब अच्छा काम कर सकते हैं DM से, आगे नहीं। ये क्या है, ये अपनी सोच पे डिपेंड है। तो इसीलिए व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में रह के ही हम अच्छा कर सकते हैं। इस व्यवस्था को बिगाड़ने का मतलब क्या होगा कि सारी व्यवस्था बंद होगी। अब अगर ऐसा कर दिया जाए कि सभी को पावर इक्वल कर दी जाए तो क्या होगा बताइए? मैं एक बात मान के चले कि अगर सभी को पावर सिमिलरिटी कर दें कि DM की पावर सबको DM देगा तो क्या होगा? कोई व्यवस्था बनेगी? है नहीं बनेगी ना। तो व्यवस्था क्या होगी? भंग हो जाएगी। इसीलिए एक व्यक्ति को ये चीज़ दी जाती है ताकि वो व्यवस्था को बना के रखे और बाकी सभी में समन्वय की भावना पैदा करे, ये उसका काम है। क्योंकि ये नहीं है कि वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करे, वो यूज करेगा अपने विवेक का, उनसे भी कहेगा कि भाई आप ही अपना विवेक से बढ़िया काम करिए, प्रोत्साहित करेगा। तो यही तो मेन चीज़। तो वहाँ व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसी समाज की व्यवस्था अगर एक कम्युनिटी से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फसल एक कम्युनिटी से दूसरी में चलेगी, अब उससे क्या हो, हाइब्रिड बन गई। हाइब्रिड बन के वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, ज़मीन के लिए होगी। जिस फसल में, जिस खेती में हाइब्रिड मक्का बो दी आपने या हाइब्रिड धान है, जो भी है, उसमें अगर आप देसी चीज़ों को उपजाना, देखिए इधर सुनिए नोटा, तो यहाँ पे देखिए कि जब आप ये देखेंगे कि उसके लिए कोई बीज लाते हैं तो पहले खेत तैयार करते भी नहीं, उसमें ये तो नहीं किसी में भी पौधे, जिस चीज़ के लिए बीज लाए उस खेत को अलग से तैयार करें तभी वो उसमें होता है, नहीं तो होगा नहीं। तो पहले उसको तैयार की जाती है पृष्ठभूमि। अब उसमें हाइब्रिड आपने बो दिया तो उसमें फिर देसी वाला नहीं, वो जमीन एडजस्ट नहीं करेगी क्योंकि आपने उसका चेंज कर दिया। ऐसे ही ये व्यवस्था कि लोग कहते हैं कि जैसे सिमिलरिटी कर दी जाए, सिमिलरिटी बताइए शादी विवाह सब में एक दूसरे में हो जाए तो इससे सिमिलरिटी हो जाएगी? नहीं होगी। इससे क्या होगा? फिर कुछ व्यवस्था ही नहीं है। बताइए फिर आप परिवार को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान, कोई परिवार नहीं होगा, कोई समाज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्था आपको उसी में रह के तैयार करनी है। लेकिन अच्छा सभी को, सबको पढ़ने के लिए राइट है, सबको अच्छा बोलने के लिए राइट है, सबको अच्छा करने के लिए राइट है, ये आपके राइट है। लेकिन ड्यूटी क्या है? आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी, तो उसको भी यहाँ पे समझना है। ये लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटी भी समझते थे और फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जब ड्यूटी समझेंगे तो राइट तो खुद ही नहीं। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि आप अच्छी चीज़ों को रखें किसी के साथ, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट ये है कि आपको पढ़ने का अधिकार, ये राइट है। आपको जीने का अधिकार है, ये राइट है।
लेकिन ड्यूटी आपकी ये बनती है कि देश मेरा है, मुझे जो भी कुछ करना है इस देश को करना है, राइट। तो ड्यूटी को पहले समझना है, राइट तो खुद ही मिले। अब हम राइट को बात करते हैं, ड्यूटी समझते हैं। तो बताइए समाज कहाँ स्टैंड करेगा? तो इसीलिए सिमिलरिटी कहाँ होनी चाहिए? पढ़ाई में सिमिलरिटी होनी चाहिए। इसीलिए ड्रेस कोड होता है, क्योंकि जिससे एक जैसा देखे। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, हम उसे ये नहीं देखते वो कहाँ से आया, स्टूडेंट हमारे लिए स्टूडेंट। तो कॉलेज के लिए कॉलेज और स्टूडेंट दो नाते होते हैं, कॉलेज होता है, वहाँ पढ़ाने वाले पढ़ने वाले का दो नाते होते हैं। लेकिन वहाँ पे ये तो नहीं पूछा जाता है कि आप कौन है, आप कौन है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ सिमिलरिटी होनी चाहिए। आपको रहने की सिमिलरिटी होनी चाहिए कि जैसे आपको भी पानी है कि नहीं, घर सब कुछ होना चाहिए। ये सिमिलरिटी, ऐसा नहीं कि एक आदमी तो महल में रह रहा है, एक आदमी को छत नहीं है। तो ये सिमिलरिटी यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ सिमिलरिटी होना चाहिए। तो बोलने में सिमिलरिटी होनी चाहिए, लेकिन अच्छा बोलने, गलत बोलने की सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो आपको समानता जहाँ मांगनी चाहिए उसमें मांगिए, इसमें नहीं हो सकती। मैंने बताना कि अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही लगे, तभी वो सही टेस्ट रहेगा, नहीं तो वो कलम लगा के अगर आपने उससे आम पैदा कर लिया तो वो टेस्ट नहीं रहेगा और वो सब बिगड़ गए। तो वही हमारी व्यवस्था है। तो इसीलिए आज अनाज ऐसे ही पैदा हुआ, उन्होंने इस व्यवस्था को भंग कर दिया और वहाँ पे फिर ये इनके अगेंस्ट हो, इनमें युद्ध हुआ। तो ये चीज़ याद रखिए कि समाज में समाज को अच्छा करके चलना है तो हमें एक व्यवस्था के तहत ही रहना है। देखिए कोई भी काम है बिना व्यवस्था के हो सकता है। आपको अगर यहाँ फर्नीचर नहीं डाला जाता तो आप अगर कहाँ बैठते हैं? तो ये व्यवस्था बनाई है कि आपको बैठने की व्यवस्था बनाई है, आपको वोट दिया गया है पढ़ने के लिए, तो ये व्यवस्था के तहत ही आपको रहना है। तो ये सब बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है और इन चीज़ों को सभी को आप अपना समझिए। और दूसरा ये है कि आगे नेक्स्ट लिखिए, देखिए ऋग्वेद की तो ये हो गई बात। अब ऋग्वेद के बाद जैसे वेद हो गए, यजुर्वेद आ गया, फिर आपका सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में यज्ञों का किया गया। देखिए ऋग्वेद में मंत्रों का समावेश है, क्योंकि मंत्र जितने भी ऋग्वेद से, यजुर्वेद में यज्ञ का अनुष्ठान वगैरह इनके बारे में बताया गया है। सामवेद में आपको गीत संगीत कहाँ से है? सारा संगीत सामवेद से। आप जितनी भी गायन पद्धति को देखते हैं वो सब सामवेद है। तो ये संगीत और गाना ये सब कहीं बाहर से नहीं आया, ये भी हमारे वेद में। दूसरा अथर्ववेद। अथर्ववेद में आप देखेंगे कि अथर्ववेद में पूरा साइंस है, उसमें ज्योतिष भी है, साइंस विज्ञान भी है, उसमें जादू टोना टोटका उसी में है ये सब। तो वो भी किसका देन है? वो भी साइंस का देन है। तो ये सब चारों वेदों हमारे लिए इसीलिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो चारों वेदों को आपको पढ़ना है। तो चारों वेदों में अब ये क्या है कि आपको सर्च नहीं, रिसर्च नहीं करना है, ओनली सर्चिंग में ना, समझ रहे हैं? तो सर्चिंग में जाना है और सर्चिंग में करके, क्योंकि आपको इसका बहुत ज़्यादा नहीं ये देखना है कि हमें अब जाके वेद ही बने, ऐसा नहीं। आप उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन्हीं को ले सकते हैं। तो यही चीज़ आपको बताया जाता है। और इससे आपको क्या है, अब जैसे जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, अब इसमें आप नेक्स्ट चीज़ें लिख लीजिए। आरण्यक आते हैं, जैसे वेद आए, वेद के बाद पुराण, पुराण में आरण्यक भी है। तो आरण्यक का मतलब तो बताएगा आरण्यक, हाँ ये मैंने पहले बताया था, ध्यान होगा क्योंकि मुझे। तो आरण्यक में देखिए आप, आरण्यक का मतलब होता है वन में पढ़ा जाने वाला, या हाँ वन में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है या ज्ञान है, जो वन में है के आप, वो आरण्यक है। उपनिषद है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद ये भी बता चुके हैं। तो ये गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना। जैसे गुरुकुल में पहले गुरुकुल पद्धति क्या थी कि गुरु के गुरुकुल में ही रहना है स्टूडेंट को जब तक शिक्षा ग्रहण करना है कि नहीं, तब तक, और जिस दिन से प्रवेश लिया है उस दिन तक। तो वो गुरु के समीप बैठ के ज्ञान देता था, तो वो कंठस्थ ज्ञान होता है। और इसीलिए वो कंठस्थ होने के साथ साथ उसका जो ज्ञान होता था वो उच्च कोटि का होता। तो
क्योंकि कहीं भी कोई दिक्कत होती थी तो गुरु समझ लेता था और उसे उसके लिए बता देता था कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। तो वो फिर इतना पारंगत हो जाता था कि उस ज्ञान को फिर बाहर करता, क्योंकि शिक्षा वहाँ पे लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लिखा रहता है कॉलेज में शिक्षा, तो वो इसीलिए लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आपको शिक्षा यानी ज्ञान अर्जित करना है और फिर सेवा करने के लिए था किसकी, समाज। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आरण्यक पुराण में जैसे 18 पुराण है हमारे, जिसमें कुछ पुराण हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है। तो ये सारे पुराणों में 18 पुराण को अब ये याद रखिए वेद व्यास जी ने लिखा था, क्योंकि पहले आपने पूछा था और मैंने पहले भी ये चीज़ बताया था, क्योंकि वेद व्यास जी ने लिखा है, इसको किसी अलग अलग ने नहीं लिखा है। 18 पुराण है, 18 पुराण के राइटर नहीं है, ओनली सिंगल राइटर वेद व्यास। और पाराशर ऋषि के पुत्र थे वेद व्यास जी, इन्होंने महाभारत लिखा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि पुराण में किसी ने क्वेश्चन आप नहीं किया था मुझे लगा इसके क्या क्या है, लेकिन आज तक तो मैं मिला नहीं है। तो मैंने बताया कि जितनी बात मैं कह रहा हूँ मुझे पता है वो ज़्यादातर ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि जितना देखिए एक और बात है, आप ज्ञान को सीखना है तो आप ये भी मानिए कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। जैसे ईश्वर है तो ईश्वर है ये आपको मानना पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि व्यवस्था किसने बनाई है, सूर्य चांद तारे ये कुछ बनाए, तो ये व्यवस्था किसने दी, तो इसीलिए वो शक्ति है ईश्वर। तो ईश्वर को इसीलिए माना, कोई भी अगर ये कहता है कि नहीं कोई नहीं तो कैसे होता है, तो किसने किया यार बता सकते, आप पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप याद रखिए कि हर चीज़ में किंतु परंतु नहीं होता, आप कुछ चीज़ों को हमें मानना होगा, उसकी सर्च में नहीं जाना रिसर्च, क्योंकि आप रिसर्च में कैसे रख सकते, आप नेचर में कैसे रख सकते, कर सकते हैं नेचर के एक पार्टिकुलर प्लांट से कर सकते हैं, लेकिन आप नेचर पे कभी रिसर्च नहीं कर सकते। तो ब्रह्मांड में इतनी सारी रहस्य है, ब्रह्मांड पर कभी रिसर्च नहीं हो सकती, समझ रहे हैं? तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस जो आप करते हैं वो आपको या तो थोड़ा सा जिज्ञासु तो रहते हैं आप, लेकिन जिज्ञासु में ये भी बोल जाते हैं कि हमें कोई कह रहा है कि कुछ सोचना चाहिए, ठीक है? तो ये मेरी शुभकामना है कि जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो अगर आपने, मैं पूछूंगा फिर आपसे कभी, तो आपके अगर माइंड में रहें तब तो मेरा अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगेगा, और उसको फैलाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो आप में से कितने कैंडिडेट हैं जो इसको फॉलो नहीं करेंगे जो मैंने बताया? बताइए, कोई है? आप खड़ा करें, सभी करेंगे तो ये अच्छी बात है। तो आप इसको करिए, वैदिक ऋग्वैदिक काल, कल उत्तर वैदिक काल को बाद में कराएंगे। तो ऋग्वैदिक काल को आप, वेद का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान की कितनी वैल्यू है इसको आप सोचेंगे, ठीक है? तो ये सब करिए। चलो, गॉड ब्लेस यू, आप करिए। मेरी शुभकामनाएं कि आप सभी सफल हों और एक अच्छे नागरिक बने देश के, और देश को आगे बढ़ाएं।